बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। इडियोमेटिकली सेंटेंसेस बोलते हैं, आज कौन से घर में शादी है, तुम किसके यहाँ पर आए हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस को एक्चुअल में वर्ड ऑर्डर का सारा गेम है, स्ट्रक्चर करने का खेल है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पे बोला जाएगा। इसको अगर आपने सीख लिया, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर ये आपने सीख लिया तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस एनी सिचुएशन, एनी फीलिंग इन इंग्लिश विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट ग्रामर। ग्रामर से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, 15-20 ग्रामर के बस फैटल एरर नहीं होने चाहिए आपके सेंटेंस के अंदर। आप घुमा फिरा के कैसे भी कह सकते हैं शादी किसके घर में है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। शब्दों को भूल जाइए, आप दो चीजें पूछ रहे हैं इसके अंदर, शादी और जगह, राइट। अब ये दो बातें माइंड में रखते हुए सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, शादी और जगह। शादी कौन से घर में है, देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं, तरीके गिनिएगा। विच हाउस इज द वेडिंग एट, विच हाउस कौन सा घर, इज द वेडिंग एट, बिकॉज वी आर आस्किंग ए क्वेश्चन, राइट। बता नहीं रहे हैं, राइट। अगर हमको बताना होता शादी इस घर में है, द वेडिंग इज इन दिस हाउस, राइट। विच हाउस द वेडिंग इज इन। आई होप इतना उल्टा करना आता होगा कि आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, और अगर इतना नहीं पता है तो बिल्कुल डीप डाइव नहीं करना है, सुनते चले जाइए। सुन सुन के जब आप दोबारा से इसी प्रकार के स्ट्रक्चर सुनेंगे अलग सिचुएशन में, तो खुद से लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। एट और इन का बस छोटा सा एक फर्क समझ लेते हैं। देखिए एट और इन प्लेस के लिए दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं, इसका खैर इस ग्रामर से ज्यादा लेना देना नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस जगह को किस तरीके से बताना चाहते हैं। आप अगर किसी प्लेस पे अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं तो आप नॉर्मल एट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूँ आई एम एट मॉल, मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम इन द मॉल। आई एम एट द मॉल जब मैंने कहा तो मैंने प्लेस की बात कर दी, लेकिन मैं विद इन द बाउंड्रीज नहीं हूँ, राइट। आई एम इनसाइड द मॉल, अगर मैं हूं तो मैं कहूंगा आई एम इन द मॉल। आई एम एट द मॉल जब मैंने कहा तो मैंने सिर्फ प्लेस का इंडिकेशन दिया है, उस प्लेस पर मौजूद हूं लेकिन अंदर नहीं हूं। पार्किंग में हो सकता हूं, कॉरिडोर में हो सकता हूं, कहीं बाहर जो जगह वगैरह खुली रहती है वहां भी हो सकता हूं, नियर बाय भी हो सकता हूं, तो आई एम एट द मॉल। गॉट द पॉइंट। इनसाइड जब है तो इन कह दिया जाता है, तो इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि इस सेंटेंस को हमने इस तरीके से बोल दिया, विच हाउस इज द वेडिंग इन, लेकिन इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बताइए, सिचुएशन बताने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, आप कह सकते हैं विच हाउस हैज अ वेडिंग प्रोग्राम। विच हाउस हैज अ वेडिंग प्रोग्राम। देखिए हैज का मतलब चुका चुकी रहा रही नहीं होता, चूंकि हैज का मतलब यहां पर हो गया कुल मिलाकर के कनेक्शन बता रहे हैं दो चीजों के बीच में, वेडिंग और हाउस। विच हाउस हैज द वेडिंग, यानी कि कौन से घर में वेडिंग का प्रोग्राम है। अब इसी चीज को एक तीसरे तरीके से और बोल के देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इन तीन तरीके से बोलने का तात्पर्य क्या था। विच हाउस इज होस्टिंग द वेडिंग हियर, विच हाउस इज होस्टिंग द वेडिंग हियर। गेटिंग माय पॉइंट। तो कनेक्शन बताने का तात्पर्य यह था कि जो जितने तीन तरीके से हमने ये सेंटेंसेस को फॉर्म किया है, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते। अगर आपको वो आ गए तो समझ लीजिए किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी तरीके से घुमा फिरा के फॉर्म कर सकते हैं और कोई भी सिचुएशन को बता पाएंगे। लेकिन नाम बताइए आप किसके घर आए हो। समस्या कहां आती है कि हम इस प्रकार के इडियोमेटिक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग। फीलिंग नहीं समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, शब्दों को ट्रांसलेट कर देते हैं और कुछ और बनता है। नाम बताइए आप किसके यहाँ पर आए हो। गेटिंग माय पॉइंट। आप अपने शब्दों में भी बोलने की कोशिश करें, अपने सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो उसको करेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो नाम बताइए आप किसके घर आए हो। सो टेल मी द नेम, कैन यू टेल मी द नेम, हुज हाउस आर यू विजिटिंग, कैन यू टेल मी द नेम, हुज हाउस आर यू विजिटिंग। देखिए विजिटिंग आईएनजी हम इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूटी में लगा रहे हैं क्योंकि वो घर अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे आईएनजी लगा दिया जाता है स्पेशली पहुंचने वाली कंडीशन में। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी इंटरव्यू के लिए गए और ऑफिस में घुसते समय हम हिंदी में कहेंगे मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू, लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक है, कॉमनली कहा जाता है आई एम कमिंग फॉर एन इंटरव्यू। भले आप उस ऑफिस में पहुंच चुके हैं, तो आईएनजी प्लेस पर पहुंचने की अवस्था को इंडिकेट करता है। जब आप पूरा आगमन नहीं हुआ है जब तक, तो आईएनजी लगा दिया जाता है। तो यहां पर क्या है, बंदा रास्ते पे एड्रेस पूछ रहा है, विच हाउस इज द वेडिंग इन, कौन से घर में शादी हो रही है। सो हुज हाउस आर यू विजिटिंग, यानी आप किसका घर विजिट करने के लिए यहां पर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे ना, 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, सिचुएशनल इंग्लिश समझ में आएगी कि
कौन सी सिचुएशन में कितने तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। ग्रुप में क्या होता है, रैंडम टॉपिक्स पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, कोई अपने बेसिक तरीके से ट्रांसलेट करके लिखता है, कोई थोड़ा अच्छा जानता है वो इडियोमेटिकली वो सेंटेंस को फॉर्म करता है, कोई लिटरल ईडियम यूज कर लेता है, कोई फ्रेज यूज करता है, कोई स्लैंग यूज करता है। पता चलता है इस बात को इतने तरीके से कहा जा सकता है और फिर आप चूज करते हैं कि ज्यादा बेस्ट कौन सा है, कौन ज्यादा इफेक्टिव साउंड कर रहा है, उसको यूज करना शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन में। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप जब चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। शाम को लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता तो क्यों नहीं कहा जा सकता, कितने तरीके से कहा जा सकता है, क्या ग्रामर है इसके पीछे। ज्यादा सीखने का नहीं होता है, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनके साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, फोन पे बात करेंगे, बोलने की आदत पड़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा जो भी फ्लुएंसी के लिए जरूरी है, और बहुत ही कम प्राइस में। कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं, बहुत ही छोटा सा मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं लाइफ में एक बार। उसके बाद आप जब तक फ्लुएंट नहीं हो जाते तब तक आप हमारे ग्रुप में भी रहेंगे और क्लासेस भी अनलिमिटेड अटेंड कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। व्हाट द पॉइंट? सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो नाम नहीं पता, लेकिन मैं उनके यहाँ आया हूँ जो अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। अब देखिए यहाँ से लॉजिक समझना पड़ता है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं उनके यहाँ पर आया हूँ। रेस्टोरेंट चलाने की इंग्लिश के पीछे नहीं पड़ना है। मान के चलिए मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, सेंटेंसेस वही रहेंगे, घुमा फिरा के घुमा के यूज करने आने चाहिए। मैं चलाता हूँ तो सिंपल मैं कहूंगा आई हैव ए रेस्टोरेंट, आई रन ए रेस्टोरेंट, आई ओन ए रेस्टोरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तीनों का मतलब यही है, मेरा है और चलता है मेरे द्वारा। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये जब हमको सिचुएशन कनेक्ट करनी आ गई तो उन 3 में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पर। देखिए नाम नहीं पता, लेकिन मैं उनके यहाँ पर आया हूं जो अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। आई डोंट नो द नेम, नाम नहीं पता है, बट आई हैव कम टू विजिट द वन हु ओन्स ए रेस्टोरेंट। अब इस चीज को दूसरे तरीके से बोलिए, आई डोंट नो द नेम बट आई एम विजिटिंग द वन हु ओन्स ए रेस्टोरेंट। आई एम विजिटिंग द वन। समझ आया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी पहुंचे नहीं है, प्रक्रिया है, पहुंचने वाले ही हैं। आई एम कमिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो आईएनजी जब लगा देते हैं पहुंचने वाली अवस्था में, तो ये कहने का तात्पर्य होता है कि बस अभी थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, राइट? सो आई डोंट नो द नेम बट आई एम विजिटिंग द वन हु हैज ए रेस्टोरेंट। I don't know the name, but I'm visiting the one who runs a restaurant. Getting my point? Who has a restaurant, who runs a restaurant, कई सारे तरीके से कहा जा सकता है। सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, लॉजिक अपने आप साउंड्स याद हो जाएंगे और इनके बेसिस पे ऑटोमेटिकली आप सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। तो आप कैसे रिश्तेदार हो जो अपने रिश्तेदार का नाम तक नहीं पता? What kind of relative are you? What kind of relative are you? किस तरीके के हो? What type of relative are you? Right? Type, kind, both can be used interchangeably. So what kind of relative are you? You don't even know the name of your relative. अपने रिलेटिव का नाम तक नहीं पता, राइट? अब आप इसको इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस बना के देखो, किस तरीके के बिजनेसमैन हो, तो मैं बात करनी तक नहीं आती। What kind of businessman are you? You don't even know how to talk. गेटिंग माय पॉइंट? तो यही स्ट्रक्चर्स घूमते हैं पूरी की पूरी इंग्लिश में, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। बस ये है जब इनको 4-5 बार अलग अलग सिचुएशन में सुन लेंगे, स्ट्रक्चर याद हो जाता है और समझ आ जाता है लॉजिक की कहाँ यूज करा जाना है। गेटिंग माय पॉइंट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं बल्कि ग्राहक हूं। बल्कि के लिए अब यहाँ क्या लगाएंगे हम? देखिए मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं बल्कि ग्राहक हूं। सो आई एम नॉट देयर रिलेटिव, आई एम नॉट देयर रिलेटिव बट जस्ट ए कस्टमर। अब देखिए यहाँ पर बट का मतलब तो लेकिन होता है, यहाँ तो बल्कि है। गेटिंग माय पॉइंट? वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हमने ग्रामर की किताब में जो बुक आती थी बचपन में, उसमें हमने वर्ड मीनिंग पढ़ लिए हैं। हम उस सच्चाई को नहीं छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उस बात को जो हमारे माइंड में बैठी हुई है। ग्रामर एक छोटा सा कुछ लेवल तक चलती है, बेसिक चीज है वो, बेसिक चीजों से बातचीत नहीं की जाती है। सो आई एम नॉट द रिलेटिव बट जस्ट अ कस्टमर। अब इस चीज को जरूरी नहीं है बट यूज करें, यहाँ पर तोड़ के बोल दीजिए सेंटेंसेस। आई एम नॉट देयर रिलेटिव, आई एम जस्ट अ कस्टमर। आई एम नॉट देयर रिलेटिव, आई एम जस्ट देयर कस्टमर। जस्ट हटा दो, ये लगा दो, आपके ऊपर है। तो कुल मिलाकर के करना क्या है? सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं और जब हम इनको यूज करते हैं, जब कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे ना, फिर ग्रामर समझनी पड़ती है कि इसके पीछे ग्रामर क्या है, कहाँ आईएनजी लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे। अगले सेंटेंस से समझिए। देखिए मैं उनकी दुकान पे आता जाता हूँ इसलिए उन्होंने मुझको इन्वाइट किया है। अब देखिए हमारा माइंड ना एक अजीब ट्रेनिंग लेके बैठा है कि जो भी हमारे को तुरंत इनपुट मिला हम उसको लिटरली ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। उनके यहाँ आता जाता हूँ, यहाँ तक तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद आता जाता पे आके हम रुक जाते हैं, यार इसकी क्या ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन ढूंढने लग जाते हैं, फिर बात टाइम निकल जाता है तब तक। तो मैं उनके यहाँ पर आता जाता हूँ इसलिए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, घुमा फिरा के मैसेज पहुंचाइए।
मैं उनके यहाँ पर आता जाता हूँ, तो क्या है, आई ऑफन विजिट देयर शॉप, आई ऑफन विजिट देयर शॉप, दैट्स व्हाई दे हैव इनवाइटेड मी, उन्होंने मुझको इसलिए इनवाइट किया है, बिकॉज आई ऑफन विजिट देयर शॉप, मैं उनकी दुकान पे अक्सर आता जाता हूँ, सो दे हैव इनवाइटेड मी, दैट्स व्हाई, सो बस हल्का सा फर्क है, दैट्स व्हाई थोड़ा भारी भरकम है, सो मतलब है इसलिए, और दैट्स व्हाई हो गया इस वजह से, राइट। हिंदी में भी कहाँ यूज करते हैं, इस वजह से और इसलिए, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि आई ऑफन विजिट द शॉप सो दे हैव इनवाइटेड मी, हल्का कर दिया थोड़ा, दैट्स व्हाई दे हैव इनवाइटेड मी, थोड़ा सा भारी कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है ना। मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, सो आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड हु यू आर टॉकिंग अबाउट, या फिर आई गॉट इट हु यू टॉकिंग अबाउट, मैं समझ गया, आई गॉट इट, देखिए इट लगा रहे हैं यहाँ पर, आई गॉट हु यू टॉकिंग अबाउट तो इनकम्प्लीट साउंड करेगा। कुछ चीजें हैं जो रूल्स काम करते हैं। अभी कुल मिला के दो सेंटेंसेस हैं, इनको बोलने का तरीका ये है, वो तरीका कैसे समझ में आएगा, ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश और स्पेंड टाइम इन द एटमॉस्फेयर, माहौल में समय बिताइए, सुन सुन के ही बहुत बहुत ज्यादा हद तक समझ में आ जाती है। तो बताओ उनका घर किस तरफ है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी में डायरेक्शन पूछ रहे हैं, बताओ उनका घर किस तरफ है, तो पहले आप नॉर्मल अगर ये भी कह देते हैं सिचुएशन में, कॉन्वर्सेशन करने से क्या होता है, ग्रुप में जब प्रैक्टिस करेंगे फायदा क्या होगा, चुप नहीं रहेंगे, कम से कम कुछ तो बोलेंगे। अकेले सोच रहे हैं, बैठ के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ठीक है या गलत है पता नहीं। तो बताओ उनका घर किस तरफ है, मान के चलिए रोड पे कुछ पूछ रहे हैं, तो उस बंदे ने पहचान लिया किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं अगर नॉर्मल कह दूंगा वेयर इज देयर हाउस, देन क्या गलत है, कम से कम मैसेज तो गया, अपना क्वेश्चन तो पूछ पाया, सिचुएशन में मैंने यूज करा, बोलने की आदत पड़ गई। अब इसको दो कई सारे तरीके से फिर और ज्यादा एनहेंस करके बोलते चले जाएंगे, इफेक्टिव कर लेंगे धीरे धीरे। सो टेल मी विच वे इज देयर हाउस, विच वे इज देयर हाउस, उनका घर किस तरफ है, और ज्यादा सारे के सारे शब्द यूज करें। सो टेल मी विच डायरेक्शन देयर हाउस इज इन, टेल मी विच डायरेक्शन देयर हाउस इज इन, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब वेयर इज देयर हाउस के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, कॉन्वर्सेशन में यूज करने लगेंगे, उसके बाद की ये स्टोरी है, घुमा फिरा के बोलना ही पड़ेगा आपको। जो भी बंदा इंग्लिश में बात करता है वो घुमा फिरा के ही सेंटेंसेस को पहुंचाते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए तीन तरीके का ले जाने को हम डिस्कस करेंगे। मान के चलिए रोड पे किसी ने एड्रेस पूछ लिया, भैया उनका घर किस तरफ है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ये बंदा पैदल ले लेके जा रहा है। अगर आप किसी को पैदल कहीं तक छोड़ रहे हैं तो किस तरीके से बोलेंगे, कम ऑन आई विल वॉक यू देयर, कम ऑन आई विल वॉक यू देयर, यानी कि मैं आपको वहां तक पैदल लेकर के चल रहा हूँ। व्हाट द पॉइंट, आप रिपीट करिए, आई विल वॉक यू देयर, मैं वहां तक आपको ले जाऊंगा। अब इसी चीज को अगर मान के चलिए आप गाड़ी से किसी को छोड़ने जा रहे हैं, कम ऑन आई विल ड्राइव यू देयर, मैं आपको गाड़ी से वहां तक छोड़ दूंगा, आई विल ड्राइव यू देयर। देखिए यहाँ हम देयर कह रहे हैं तो आई विल ड्राइव यू देयर, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मान के चलिए अगर अब सुबह सुबह आप तैयार हो रहे हैं और आपका बेटा भी बच्चा भी तैयार हो रहा है स्कूल के लिए, अब आपको कहना है अरे यार चलो मैं तुम्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर सो आई ड्राइव यू टू स्कूल, आई विल ड्राइव यू टू स्कूल, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। टू लगा देंगे, देयर इसलिए है क्योंकि देयर तो कुछ भी हो सकता है, यू नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डेस्टिनेशन हियर, सो कम ऑन आई ड्राइव यू देयर, मैं आपको वहां पर गाड़ी से छोड़ दूंगा। राइट, अब इसमें सारे शब्द हिंदी के लगा के देखो, मैं आपको वहां गाड़ी से छोड़ दूंगा, तो बाय कार, इन द कार, ऑन द कार, इस चक्कर में लग के रह जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, हालांकि बाय कार कहा जा सकता है। सो आई विल गिव यू अ राइड देयर, देखिए मान के चलिए बाइक वाला सेंटेंस जो है थोड़ा अलग तरीके से बोला जाएगा, क्योंकि राइड मतलब जो है ना वो कुछ और कंटेक्स्ट में भी यूज होता है। सो आई गिव यू राइड देयर, यानी मैं आपको वहां पर बाइक से छोड़ दूंगा। आई राइड यू देयर, आई राइड यू टू देयर नहीं कहेंगे, राइट, आई गिव यू राइड देयर, मैं वहां छोड़ दूंगा, या फिर आई गिव यू राइड टू स्कूल, मैं आपको स्कूल तक बाइक से छोड़ दूंगा। आई होप लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जस्ट never translate these sentences into English in the same word order. You need to understand the situation before you speak. पहले situation को समझिए, उसके बाद में related words याद करिए, उसके हिसाब से सेंटेंस बनाइए। राइट, अब इस सिचुएशन पे ट्राई करिए। एक सिचुएशन है, तुम बस बता दो मैं खुद चला जाऊंगा, थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है, केवल बता दो और मैं खुद चला जाऊंगा। एक सेंटेंस नहीं है, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, तुम बस बता दो मैं खुद चला जाऊंगा। सो यू जस्ट टेल मी, यू जस्ट टेल मी, आप केवल मुझको बता दो, आई विल गो बाय माई सेल्फ, आई कैन गो बाय माई सेल्फ,
बाय माई सेल्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ एक फिजिकल एक्शन की बात कर रहे हैं और खुद के दम पर, मतलब एक होता है खुद चला जाऊंगा, एक होता है खुद से चला जाऊंगा। जब हम हिंदी में एक इस्तेमाल करते हैं खुद से चला जाऊंगा तो एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं जरूरत नहीं है मदद की मुझे, राइट। खुद से चला जाऊंगा, आई विल गो बाय माई सेल्फ, बाय लगा करके हमने थोड़ा जो है माई सेल्फ पे एम्फेसाइज कर दिया है, राइट। अगर इसको और ज्यादा एम्फेसाइज करें तो आप कह सकते हैं यू जस्ट टेल मी आई कैन गो ऑन माई ओन। ऑन माई ओन जब आपने कहा तो इसका मतलब हो गया अपने दम पे चला जाऊंगा, लेकिन उस सिचुएशन में थोड़ा रूड सा लगेगा कि यार बंदे से एड्रेस तो पूछ रहे हो, कह रहे हो आई कैन गो ऑन माई ओन, अपने दम पे जा सकता हूँ। यानी मैं पॉइंट, आई विल गो बाय माई सेल्फ, यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद से अपने दम पर कर लूंगा। हाँ, माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, ऑन माई ओन, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों होते हैं? ऑल थ्री कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली आप तीनों को कह सकते हैं अगर नहीं अप्रोप्रिएट पता है, लेकिन इफेक्टिव बोलने के लिए तीनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। तो यही होता है हमारी क्लासेस में, टाइम पास करते हैं 1.5-2 घंटा रोजाना, राइट। सस्ता रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तुम अकेले नहीं पहुंच पाओगे। अब रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, अब टेढ़ा मेढ़ा का क्या ट्रांसलेशन ढूंढे हम, राइट। रास्ता हमारे लिए कैसा है? आपको टेढ़ा मेढ़ा या मुश्किल, परेशानी भरा इंडिकेट करने के लिए जो भी वर्ड आ रहा है दिमाग में उसको यूज करके सेंटेंस बनाइए, राइट। मैं अब इसको चलो छोड़ देते हैं, लास्ट सेंटेंस था, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको जरूर लिखिएगा। रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तुम अकेले नहीं पहुंच पाओगे। आई वांट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। अगर आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा मैंने आपका सेंटेंस ठीक है, और गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे। लेकिन ये मत सोचना किसी और ने लिख दिया है, डोंट बी लेजी, अपना सेंटेंस जरूर लिखिएगा, राइट। और इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ आया या नहीं आया, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।